Okay, hello everyone. This is class number 1 for Indian Contract Act, and we are going to start with this topic, which is very essential for your practical uses also. कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत कंटिन्यूअस बेसिस पे देखते हो। जब आप सीए या सीएस बनते हो उस समय भी सबसे ज्यादा यूज जिस टॉपिक का होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से दिस इज यू, पार्डन मी फॉर माई बैड ड्रॉइंग, बहुत ज्यादा खराब है आई नो, बट लेट्स से दिस इज यू और आप जा रहे हो एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने, इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पे क्या रजिस्ट्रेशन कराते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो। और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म इनडायरेक्टली होता क्या है, आपके और उस इंस्टीट्यूट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली आप देखो, अगर आपने, मतलब हम आपके पेरेंट्स की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आप लोगों की। आपने अपने लाइफ में कहीं एडमिशन लिया होगा, मूवी की टिकट खरीदी होगी, कोई सामान खरीदा होगा, इनडायरेक्टली आप भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट इंटर करते हो, जहां पे भी आप एक फॉर्मल रिसिप्ट लेते हो या एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो। ठीक है, इसी तरीके से आपके पेरेंट्स कहीं जाते हैं या कहीं गए होंगे और कभी कहीं पे जाके लैंड परचेस किया होगा या फिर कोई हाउस परचेस किया होगा, उसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट वर्क हुआ होगा। ये भी एक तरह का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो प्रिया, प्रिया, अभी तो क्लास शुरू हुई है, तुम चले गए सीधे सीधे बहुत आगे, रुक जाओ, सब पे आते हैं हम। तो ये भी एक तरह से क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज है जो सबसे बेसिक एलिमेंट है किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन का। आप किसी भी तरह का इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ जाता है। अब लॉजिकली अगर हम सोचें, हिस्टोरिकली अगर हम सोचें, तो हमारे लिए सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कब यूज में आया होगा? सर हमेशा से था, क्योंकि राजा महाराजा या एंशियंट इंडिया में भी चले जाओ, जब बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जब बार्टर सिस्टम हुआ करता था उस समय भी एक तरह का एग्रीमेंट तो होता ही था दो लोगों के बीच में। भाई हम तुम्हें ये सामान प्रोवाइड करेंगे, उसके बदले में तुम हमें दूसरा सामान प्रोवाइड करोगे, विच मीन्स कॉन्ट्रैक्ट उस समय भी एग्जिस्टेंस में आता था। मगर इसका लीगल फ्रेमवर्क आना शुरू कहां से हुआ? हम सभी लोग जानते हैं इंडिया में जितने भी एक जो रूल ऑफ लॉ है या लीगल सिस्टम है, ये इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटेन ने। और ब्रिटेन इंडिया में कब आए? समवेयर अराउंड 1600, समवेयर अराउंड 1600 वो इंडिया में आए। और जब वो इंडिया में आए तो इनिशियल पीरियड में तो वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए आए थे और तो कुछ वो करते नहीं थे। बट नहीं, हम पॉज हो जा रहे हैं, ये सबके लिए नहीं हो रहा होगा, आई होप कुछ ही लोगों के लिए ये हो रहा होगा कि हम पॉज हो जा रहे हैं। ठीक है, अगर सबके लिए हो रहा है मेजोरिटी में, तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में यस सर लिख दीजिए, अदरवाइज वी आर कंटिन्यूइंग विद द क्लास। ठीक है, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन हमें क्लास के स्टार्टिंग में ही दे देना चाहिए था। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका इंटरनेट इशू आता है जो मेरे एंड पे नहीं है, आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं, वो ट्रिक हमेशा अप्लाई करो। अगर आप मोबाइल या लैपटॉप कुछ भी यूज कर रहे हो, ठीक है, या टैबलेट यूज कर रहे हो, बैकग्राउंड में ऐप चलते रहते हैं बहुत सारे, वो ऐप डाटा कंज्यूम करते हैं जिससे स्पीड कम होती है। जितने भी बैकग्राउंड ऐप हैं सभी को बंद करो। आपको पता होगा कैसे क्लीन करते हैं मेमोरी। उससे क्या होगा कि आपकी जूम पे क्लासेस अनइंटरप्टेड आराम से अच्छे से चलेंगी। ठीक है, एनीवेज, हम लोग हैं यहाँ पे, कहाँ पे, 16th सेंचुरी में ब्रिटिश ट्रांजैक्शन। बट आप सभी को पता है 1850s में, ठीक है, क्या हुआ? स्पॉय म्यूटिनी, मंगल पांडे आप सबने देखी होंगी। ठीक है, जब 1850 में स्पॉय म्यूटिनी हुई तो उस समय ब्रिटेन ने रियलाइज किया भाई हमें पूरे राइट चाहिए, हमें हर एक तरह। अच्छा ये भी एक डिस्क्लेमर है, हम देना भूल गए थे शुरू में। आवाज आपने सुनी हो, ये एक आवाज आप सुन रहे होगे। ठीक है, मेरा घर रेलवे लाइन के बहुत ज्यादा पास है, तो इवेंचुअली आपको बीच बीच में ये ट्रेन की आवाज आएगी। अगर इस आवाज से मेरी आवाज साफ ना आए तो बता देना। ठीक है, बीच बीच में ये आवाजें आएंगी ट्रेन वाली, मेरा घर बहुत ज्यादा रेलवे लाइन के पास है, मतलब
अगर हम घर से हाथ बाहर निकालें तो ट्रेन छू लें, ऐसे पास में है, ठीक है। एनीवेज 1850 में स्पॉय मिटनी हुई और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश एम्पायर ने पूरा एक कंट्रोल इंडिया का अपने पास रखा। और जब इंडिया का सारा कंट्रोल इनके पास आया तो उन्होंने रियलाइज किया कि वी नीड सम लीगल सिस्टम इन इंडिया टू गवर्न एवरीथिंग। उसके पहले क्या होता था, अगर इन ट्रांजेक्शन से लेके कोई भी डिस्प्यूट होता था तो ये डिस्प्यूट कहां जाता था, राजा की कोर्ट में, किंग्स कोर्ट। और कोई भी राजा अपने लोगों को ज्यादा फेवर करेगा, लेट्स से एक ब्रिटिशर्स है, ये एक फॉरेनर है और एक ये इंडियन है, इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, इंडिया का किंग किसको फेवर करेगा, 90% केसेस वो फेवर करेगा इंडिया को। और लेट्स से अगर वो इंडिया को फेवर नहीं भी कर रहा है और वो एक जेन्युइन जजमेंट दे रहा है इंडियन के फेवर में, फॉरेनर को हमेशा लगेगा कि भाई क्या हो रहा है, राजा अपने आदमी का फेवर कर रहा है। इसीलिए इन्होंने 1850s के बाद डिसाइड किया कि हम रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करेंगे, रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करेंगे। और सबसे पहले इन्होंने बनाया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये बेसिकली बेस था ब्रिटेन के ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, बट ये इंडिया में फॉर्मुलेट हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नाम से, और ये हुआ इन 1872। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कहां से ये एक्ट आया और किस जर्नी थ्रू, किस जर्नी के थ्रू ये एक्ट आया इंडिया में, ये बात तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। इनिशियल पीरियड में क्या था, ये एक्ट काफी बड़ा था। इस एक्ट के 4 पार्ट थे। जब हम इनिशियल पीरियड की बात करते हैं, इस एक्ट के 4 पार्ट में बनाए गए, इस एक्ट को 4 पार्ट में बनाया गया। पहला जो इसका पार्ट था वो था सेक्शन 170, सेक्शन 1 से लेके 75 तक, और इसको नाम दिया गया जनरल कॉन्ट्रैक्ट का। जो जनरल प्रोविजंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी थे वो यहां पे इंक्लूड किए गए। इसके बाद दूसरा प्रोविजन था 76 से लेके 123 तक, ठीक है। तीसरा था 124 से लेके 238 तक, और आखिरी प्रोविजन था वो था 239 से लेके एंड तक। सर एंड कहां था, इररिलेवेंट है अभी हमारे लिए, वो हमारे लिए रिलेवेंट पोर्शन है नहीं। जो आपका थर्ड पोर्शन था ये था स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहां पे बताए गए। जबकि ये वाला पोर्शन विच इज पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो था सेल्स ऑफ गुड एक्ट के लिए, जो आपका अगला चैप्टर है सीए फाउंडेशन में। और आखिरी पोर्शन था वो था, आखिरी पोर्शन था वो था पार्टनरशिप एक्ट के लिए। बट इवेंचुअली होता क्या है, 1932 में सेल्स ऑफ गुड एक्ट को अलग कर दिया गया यहां से, और सॉरी 1930 में, और 1932 में पार्टनरशिप एक्ट को भी यहां से अलग कर दिया गया। तो आज के समय में इसमें क्या क्या बचा हुआ है, आज के समय में इसमें पार्ट 1 बचा हुआ है, पार्ट 3 बचा हुआ है। पार्ट 2 के लिए एक अलग लॉ बन गया है सेल्स ऑफ गुड एक्ट, और पार्ट 4 के लिए एक अलग लॉ बन गया है पार्टनरशिप एक्ट। दोनों ही एक्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। मतलब पार्टनरशिप एक्ट तो यार पूरा 12th का एक सिलेबस का आधा हिस्सा है, भले ही काउंटिंग सेंस में है। जहां तक सेल्स ऑफ गुड एक्ट की बात है वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। यहां तक पॉइंट क्लियर है आपका, पूरा जो लॉ का स्ट्रक्चर है। तो आपके सिलेबस में सीए फाउंडेशन में सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन पढ़ना है। CSEET में थोड़ा सा, ये पूरा नहीं, थोड़ा सा ये भी पढ़ना है, ठीक है। सीए फाउंडेशन को सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 1 से लेके 75 तक पढ़ना है। CSEET 124 से लेकर 238 के बीच में बहुत थोड़ा सा, मतलब लेट्स से लेस देन 50% ऑफ दैट पार्ट 3 आप लोग को भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है CSEET और सीए फाउंडेशन दोनों लोगों को। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक बड़े कॉन्सेप्ट पे, सर व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस पोर्शन,
लेट मी एड्रेस वन मोर क्वेश्चन जो सामने मेरे आया हुआ है, वो है विद रिगार्ड टू दी बुक। बुक्स के लिए आप क्या करोगे, आपके पास एक होगी इंस्टीट्यूट की बुक। कौन सा इंस्टीट्यूट? हमारे इंस्टीट्यूट LEC की, ठीक है, जिसको हमने और अंकित सर ने मिलकर बनाया है। दोनों के लिए, CA के लिए अलग है और CS के लिए अलग है, कंटेंट एक जैसे ही है। दूसरा है आपका मॉड्यूल, जो आपको ICAI या फिर ICSI ने प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तीसरी चीज जो हम बीच बीच में रेफर करेंगे और बार बार आपसे रेफर करने को कहेंगे, वो है बेयर एक्ट। अब सर ये बेयर एक्ट क्या होती है, ये कौन सी नई चीज आ गई, बताएंगे अभी, ठीक है। यही 3 हमारे मेन बुक्स होंगे, इनके साथ क्लास नोट्स, बस इतनी ही चीजें आपको पढ़नी रहेंगी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ सब्जेक्ट। फिर प्रैक्टिस के लिए वो आपकी RTP, क्वेश्चन पेपर्स और बाकी चीजें रहेंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप फिर दोबारा किसी का नहीं आएगा, यहाँ हमने इसलिए मेंशन कर दिया बहुत क्लियरली, ठीक है। हमें क्वेश्चन से इस तरह के क्वेश्चन से बड़ा डर लगता है जब कोई तीसरे चौथे क्लास में आगे कहता है सर ये किताब में कहाँ है। आपके सारी चीजें आपके बुक में है, हम मार्क भी करा देंगे ऐसी प्रॉब्लम होगी तो, बट यही 3 चीज आपको रेफर करनी है, ठीक है। क्लास नोट की PDF आपको आपके ऐप पे या आपके जो भी ग्रुप है उसमें अपलोड कर दी जाएगी विद इन रीजनेबल टाइम, ठीक है। बेरेक्ट हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, बेरेक्ट के लिए परेशान मत होइएगा, पर अभी इसकी जरूरत नहीं है, दोनों PDF आपको मिल जाएगी। एनीवेज, चलते हैं हम व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट पे। तो अगर सर सारे क्लास का टाइम टेबल, हसन साहब आपको मैनेजमेंट टीम बताएगी। मेरा काम सिर्फ मेरे क्लास के टाइम टेबल के लिए, मेरा क्लास का टाइम 12 बजे है अगले 1 हफ्ते के लिए, ठीक है। क्लियर है सर? बाकी आपको मैनेजमेंट टीम बताएगी, मेरा काम मैनेजमेंट टीम के का नहीं है, मेरा बस फैकल्टी वाइज काम है। आप सब्जेक्ट से प्रॉब्लम मेरे से इंक्वायरी करिए, ठीक है बेटा। चलो, थोड़ा सा ऑनलाइन हम रूट साउंड कर रहे होंगे, इतने रूट है नहीं हम, ठीक है। हम बोल रहे हैं तो हमको महसूस हो रहा है कि सर बड़ा रूट साउंड हो रहे हैं, बट कुछ चीजों के बहुत क्लियर जवाब होने, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब होने चाहिए। एनीवेज, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट पे हम आ जाते हैं अब, ठीक है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, अगर इसकी हम लोग लीगल डेफिनेशन देखें तो इसके लिए हम रेफर करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब किसी भी एक्ट में हमेशा याद रखना, किसी भी एक्ट में, ठीक है, किसी भी एक्ट में राज हम इस तरह के आंसर्स, मतलब चलो ठीक है हम बोली बता देते हैं। नोट्स बनाने की जरूरत आपको अपने लिए है, मतलब मेरे लिए नहीं है। तो आप लोग नोट्स जो भी प्रिपेयर करोगे अपने लिए करोगे, क्लास नोट्स बनाओ ना बनाओ आपकी मर्जी। ये PDF जो क्लास नोट्स के PDF होंगे, ऑब्वियस सी बातें हम प्रोवाइड करेंगे, हम इसकी PDF आप लोग को हर क्लास में देंगे। आज ये PDF यूज कर रहे हैं, किसी क्लास में हो सकता है PPT यूज करें, किसी में हो सकता है डायरेक्टली हम मॉड्यूल या बुक रेफर करें, ठीक है। वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, पर जो भी चीज हम यूज करेंगे क्लास में वो क्लास नोट्स अलॉन्ग विथ रिमार्क्स आपको दी जाएंगी, ठीक है, PDF में। चलो, तो वैसे हम समझ रहे हैं कि आप बहुत कामचोर, अब आपके इस स्टेटमेंट से हम समझ गए कि आप बहुत ज्यादा कामचोर हो, और सर सब कुछ आप ही करके दे दीजिए, जरूरत पड़े तो स्पून फीडिंग भी कर दीजिएगा, आपके मन में ये चलेगा। बट ये याद रखिएगा कि जो नोट्स होते हैं, जैसे कोई मान लो आपके बड़े भाई साहब या आपके घर में आपके पिताजी कहीं बाहर जाएंगे, जॉब से आएंगे, तो आप पूछोगे ना कि क्या करके आए, क्या कमा के आए, तो वो आपको नोट्स दिखाएंगे हरे हरे, आजकल तो रंग बिरंगे हो गए हैं। आपसे पूछा जाएगा आपने क्या कमाया, आप क्या दिखाओगे? जो ये नोट्स बना रहे हो ये करेंसी से कम नहीं है, बस इसकी आज के समय में कोई लीगल टेंडर वैल्यू नहीं है, बट यही नोट्स आपको कल एक्चुअल करेंसी नोट्स दिलवाएंगे। तो अपने नोट्स प्रिपेयर करो, कोई पूछे कि क्या कमाए, उनके मुंह पे फेंकना नहीं, खासकर अपने पिताजी के मुंह पे तो मत फेंकना, वरना घर के बाहर फेंके जाओगे। उनको दिखाना कि भाई देखिए ये है मेरी कमाई। वो तब दिखा पाओगे जब बनाओगे, जब बनाओगे ही नहीं तो फिर ठीक है, आपकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। एनीवेज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या किसी भी लॉ में जो सेक्शन 2 होता है वो डिफिनेशंस प्रोवाइड करता है, वो डेफिनेशंस प्रोवाइड करता है। रिवोम, तुम एकदम कुछ नहीं बोल रहे हो बेटा आज के क्लास में। रिवोम, उन्नति, समृद्धि, आप लोग एकदम शांत हो गए।
ऐसे एकदम शांत मत होइए, एक्टिव रहिए आप लोग भी, ठीक है, क्लासेस आपके लिए भी चल रही है बराबर। सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशंस दी रहती हैं, उसी तरह से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी जो मेजर डेफिनेशंस हैं वो सेक्शन 2 में आपको मिल जाएंगी। सेक्शन 2 का एक क्लॉज है एच। अब जैसे ही हमने एच लिखा, आज ही लोग के दिमाग में क्लिक किया होगा, सर सेक्शन और प्रोविजन याद करना जरूरी है क्या? सबसे ज्यादा बकवास और सबसे ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन यही आता है, सर सेक्शन याद करना। अरे प्रोविजन पहले समझ लो, याद कर लो, सेक्शन याद हो जाएगा, नहीं भी याद होगा नंबर नहीं कटेंगे आपके, किसी के नहीं कटेंगे, ठीक है। बट आई गारंटी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, सेल्स ऑफ गुड एक्ट हो, या पार्टनरशिप हो, या कंपनी लॉ हो, आपको इसके सेक्शंस वाइज याद हो जाएंगे प्रोविजंस, ठीक है। तो उसकी चिंता मत कीजिए, बस अब चिंता करोगे तो कुछ याद नहीं होगा, तो पहले प्रोविजन समझने में फोकस करो, सेक्शन याद कराना मेरा काम है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2H, ठीक है, डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट को, और कॉन्ट्रैक्ट की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है, क्या? एग्रीमेंट, सॉरी, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। कोई भी एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट का बड़ा सिंपल सा एक डेफिनेशन है, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज एन कॉन्ट्रैक्ट। अब मेरे को एक क्वेश्चन बहुत देर पहले आया था, ठीक है, कि सर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि एग्रीमेंट एक छोटा बच्चा है, कॉन्ट्रैक्ट उससे बड़ी चीज है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लॉ, इन लीगल सेंस। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल होता है थ्रू लॉ, तब ये बनता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट। उसके पहले तो ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट होता है। अब सर ये दूसरा एलिमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, समझाते हैं, पर पहले ये जान लो कि एग्रीमेंट होता क्या है। जब हम एग्रीमेंट की बात करते हैं, तो एग्रीमेंट का बहुत एक सिंपल सा डेफिनेशन दिया गया है इसी सेक्शन के सब क्लॉज ई में। क्या कहा गया है? ई में कहा गया है कि भाई प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, मतलब एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस इज एग्रीमेंट, ठीक है। एक और पार्ट इसका है, इसी डेफिनेशन का एक और पार्ट है, वो है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, पार्ट ऑफ forming part of consideration for each other। पर इसका मतलब हम बाद में समझाएंगे, each other। अभी हम बस इस वाले एरिया पे हैं। क्या लिखा हुआ है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस इज अ एग्रीमेंट। तो अगर हम आपसे कहते हैं, लेट्स से इफ आई से यू इफ आई से कि भाई आई विल टीच यू द एंटायर सिलेबस इन 10 days, for that you promise me that you will pay me a good amount of fees, is it an agreement? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, I promise that I will teach you the entire syllabus in 10 days for which you will pay me a good amount of money। अगर आप भी प्रॉमिस करते हो yes sir we will pay you a money, is that an agreement? आंसर होगा yes। क्यों? क्योंकि there is a promise, but the question is that कि सर प्रॉमिस है क्या? What is promise? आपने कहा आप हमें पढ़ाना चाहते हैं, बट इससे क्या समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा कि दिस इज अ प्रॉमिस? अगर आप कहते हैं कि सर हम नहीं पढ़ाना चाहते हैं, इज दैट ऑल्सो अ प्रॉमिस? तो प्रॉमिस को डिफाइन किया गया है इन सेक्शन 2B। प्रॉमिस इज डिफाइंड इन सेक्शन 2B। और क्या डेफिनेशन दी गई है? एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है प्रॉमिस की, ठीक है, कि व्हेन अ पर्सन, बेसिकली when a person signifies his assent for doing something or abstain from doing something, such significance is known as promise। मतलब क्या? कि अगर कोई इंसान, let's say he is a party A, has shown some significance, shown, sorry, ठीक है, shown some significance
किस लिए? या तो टू डू समथिंग या फिर टू abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है, या तो कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए अगर कोई आदमी अपनी सिग्निफिकेंस दिखा रहा है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे प्रॉमिस। अब ये सिग्निफिकेंस किस फॉर्म में होगी? प्रपोजल के। सो व्हेन वन पर्सन प्रपोज टू डू समथिंग, ठीक है, व्हेन वन पर्सन प्रपोज टू डू समथिंग और abstain himself from doing something, it is known as promise। अब ध्यान से समझिएगा बात को, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात कर रहे हो प्रपोजल की, तो प्रपोजल की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है जो हमने यहाँ पे लिखवा दी है। एक सेकेंड, ये है प्रपोजल की डेफिनेशन। ठीक है, सो बेसिकली होता क्या है, जब वन पर्सन अपनी कुछ करने के लिए या कुछ करने से रोकने के लिए अपनी एक सिग्निफिकेंस दिखाता है कि भाई हम कुछ करना चाहते हैं या कुछ नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा? द मोमेंट इस तरह के प्रपोजल पे कोई एक्सेप्टेंस सामने से आ जाएगी, इट विल बिकम अ प्रॉमिस। अब ध्यान से समझो इस बात को कि आप रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है, या आप मान लो अपने दोस्तों से ट्रिप पे जा रहे हो, आपने प्रॉमिस किया कि भाई आप सभी को अपने तरफ से एक पार्टी देना चाहते हो। ये प्रॉमिस, ये प्रपोजल है, आप सिंपल से एक प्रपोजल दे रहे हो कुछ करने के लिए। ये प्रपोजल प्रॉमिस कब बनेगा? ये प्रपोजल प्रॉमिस कब बनेगा? आपने सिंपल सा एक प्रपोजल दिया कि भाई आप एक काम करना चाहते हो, आप पार्टी देना चाहते हो। दिस प्रपोजल विल बिकम प्रॉमिस व्हेन इट इज एक्सेप्टेड। जब आपके दोस्त कहेंगे चलो इसी बात पे आप पार्टी दे के दिखाओ, द मोमेंट इट इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। अब आप बाइंडेड हो गए, अब प्रॉमिस हो गया। द मोमेंट इट विल बिकम अ प्रॉमिस, अकेला प्रॉमिस कभी भी एग्रीमेंट नहीं बनाएगा। प्रॉमिस फॉर अनदर प्रॉमिस विल बिकम एग्रीमेंट। समझ में आ रहा है? तो अगर आपने कहा कि भाई चलो हम सबको खाना खिलाते हैं, खाने का पूरा खर्चा मेरे ऊपर, बट रहने का सारा खर्चा तुम्हारे ऊपर, इस केस में क्या हो गया? देयर इज अ प्रपोजल बाय ए एक्सेप्टेड बाय बी along with another promise, तो यहां पे ये एग्रीमेंट बन जाएगा। तो अगर हम एकदम सिंपल वर्ड्स में कहें इसकी डेफिनेशंस को, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहेगी? सबसे पहले आएगा एग्रीमेंट, सॉरी सबसे पहले आएगा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है सर? प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ कंसिडरेशन इज एन एग्रीमेंट, सॉरी इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट के बाद फिर क्या आता है? प्रॉमिस क्या होती है? whenever a proposal is accepted becomes a promise, बस इतनी सी बात। but what is proposal? Proposal is some kind of insignificance to do something or to abstain from doing something, that is proposal। समझ में आ रहा है हायरार्की? ये हायरार्की आप लोगों को समझ में आ रही है पूरी? हम फिर से पूरी चीज को एक बार सम अप कर देते हैं। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट क्या होता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। फिर प्रॉमिस क्या होता है? whenever a proposal is accepted becomes a promise। बट प्रपोजल होता क्या है? प्रपोजल इज समथिंग टू डू और abstain from doing। जैसे कि आपको दोनों का एग्जांपल देते हैं। पहला है दिस इज अ पर्सन ए, दिस इज गुड्स, he promise, he signifies his willing to sell this good to Mr. B। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? हसन तुम्हारे क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ये क्या हुआ? टू डू समथिंग। सेलिंग का मतलब क्या हुआ? कुछ करेगा। ठीक है, दिस इज अ गुड प्रपोजल व्हेन बी विल शो एक्सेप्टेंस। ठीक है भाई, बेच दो हमको। व्हेन बी विल गिव एक्सेप्टेंस, ये क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन, दिस एंटायर ट्रांजेक्शन विल बिकम
प्रॉमिस। इसके बदले में क्या होगा, सेल के बदले में बी विल ऑल्सो प्रॉमिस या विल ऑल्सो गिव अ प्रपोजल टू पे समथिंग, पेमेंट के लिए। दिस प्रॉमिस ऑफ पेमेंट, ठीक है, क्या हो गया, डबल प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस, इन दोनों को मिला के क्या बन गया, एग्रीमेंट। यही एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है तो हम कहते हैं देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये होता है एक केस। दूसरा केस जो आप लोग को जानना चाहिए वो है नॉट टू डू समथिंग, कुछ ना करने का भी एक प्रॉमिस हो सकता है। कैसे होगा, ध्यान से समझना। लेट्स से इफ दिस पर्सन इज ए एंड दिस पर्सन इज बी। अब यहां पे आप मान लो ये ए आप हो, आप लोग गए एक शॉप पे, आपको एक चीज पसंद आ गई, एक कोई गुड्स पसंद आ गया, पर उस समय आपके पास पैसा नहीं था। आपने कहा दुकानदार से कि भैया इस गुड्स को आप बेचना नहीं और इसके हम डबल प्राइस देके खरीदेंगे, आप मगर इसको बेचोगे नहीं। ये एक सिंगल पीस सामान है दुकान में, उसका कोई दूसरा पीस दुकान में नहीं है, आप इसको बेचोगे नहीं, इसको हम ही और हम सिर्फ खरीदेंगे। मेरा पॉइंट आप समझ रहे हो। अभी यहां पे क्या है, अगर बी कहता है ठीक है नॉट टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग या abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग, abstain का मतलब होता है रोकना, यहां पे इस तरह का नॉट टू डू समथिंग वाला प्रपोजल क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बाय अदर पर्सन बिकम्स अ प्रॉमिस। क्लियर है, इज दैट क्लियर। क्या ये दोनों बातें आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर है, तो ही हम आगे बढ़ें। अब एक क्वेश्चन मेरे को हसन का आया था, उस क्वेश्चन पे एक बार हम लोग चलकर डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। एक सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल मेरे लैंड पे किसी ने कब्जा कर रखा है और उसने मेरे को प्रॉमिस किया है कि गिव मी सम मनी। हाँ, गुड क्वेश्चन हसन, इस पे हम लोग बाद में आएंगे, प्लीज इस क्वेश्चन को सबको याद रखिएगा। हसन का क्वेश्चन है कि उसके जमीन पे मान लो किसी ने कब्जा कर रखा है और वो कह रहा है कि मेरे को कोई रैंसम, मतलब कोई क्या कहते हैं उसको, अरे किडनैप करने के बाद क्या मांगते हैं हम लोग, मतलब हम लोग नहीं मांगते हैं, जो किडनैपर्स होते हैं वो क्या मांगते हैं, किडनैप करने के बाद किडनैपर्स क्या मांगते हैं, 1 लाख 5 लाख फिरौती। थैंक यू हसन। तो अगर कोई फिरौती मांग रहा है, ठीक है, हाँ सबको पता है फिरौती, देखो सबके सब किडनैपर बैठे हुए यहाँ पे, सबको फिरौती का मतलब पता है। खैर, अगर कोई फिरौती मांगता है तो क्या सर वहां पे कोई प्रॉमिस या कोई एग्रीमेंट बनता है, इस क्वेश्चन को सबको याद रखेगा, ठीक है। सुपारी, फिरौती, हाँ हाँ आप लोग जिस तरह मांगते होगे उस हिसाब से अपना नाम बता सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आ जाते हैं टॉपिक पे, इस क्वेश्चन को सबको याद रखेगा, ठीक है। फिर से एक बार फटाफट, ज्यादा समय नहीं लेंगे अब, क्योंकि ये पूरा आपको याद होना जरूरी है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, मतलब एच से लेके ए तक याद होना चाहिए। एच में क्या लिखा है, एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। बट सर एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट का मतलब होता है सब कोई घर पे अपने अपने बोलेगा, एवरी प्रॉमिस and every set of promise forming part of consideration for each other is a agreement, ठीक है। अब प्रॉमिस क्या होता है, प्रपोजल एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, बट प्रपोजल क्या है सर, प्रपोजल इज अ सिग्निफिकेंस टू डू समथिंग और टू abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग इज अ प्रपोजल। इतनी चीजें याद रहेंगी, कोई डाउट यहां पे, कोई डाउट, पक्का 100%। ये चीजें याद रहेंगी इसी तरह, इसी हायरार्की में, इसी लाइन से ये सब चीजें याद हो जाएंगी। देखो माइक ऑन करवा के पूछ लेंगे कभी भी, तो ये याद रखना, भूलना नहीं है, और समझ में नहीं आया तो पूछना है। सर नॉट टू डू समथिंग नहीं क्लियर हुआ है, नॉट टू डू समथिंग का मतलब बेटा आप समझाते हैं, देखो दूसरे एग्जांपल समझाते हैं। मान लो ये तुम हो ऋषु, ठीक है, ये है तुम्हारा घर, इस घर के साइड से यहां से पानी निकलने का रास्ता है जो आगे जाके एक सीवेज में मिलता है, ठीक है, ये पानी निकलने का रास्ता है, ठीक है। यहां पे एक तुम्हारा नेबर है जो यहां से लेके यहां तक की जमीन ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। अब ये चाह रहा है इस पे घर बनवाना, अब ये घर बनवाएगा तो पानी निकलने का रास्ता बंद हो जाएगा, ये पॉइंट समझ रहे हो। तो आपने क्या कहा उससे, भैया मेरे से कुछ पैसे ले लो, आप मेरे से कुछ पैसे ले लो, मगर इस जमीन पे कुछ मत करना। ये कुछ नहीं करने के लिए जो पैसे दे रहे हो आप,
नॉट टू डू समथिंग या नॉट टू डू एनीथिंग, नॉट टू डू या फिर abstain फ्रॉम डूइंग, ये क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो अ प्रपोजल। अगर ये जिसकी जमीन है, लेट्स से दिस इज अ लैंड ऑफ बी, बी अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है इसके लिए, ठीक है, बी अपनी क्या देता है? एक्सेप्टेंस दे देता है। ये क्या हो गया? इट्स अ प्रॉमिस। उस प्रॉमिस के बदले में आपने पैसा दिया हुआ है, इट्स अ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा, ऑन पेपर आप जाओगे कचहरी में, कोर्ट में, इसको पूरा चीज फाइनल करवा लोगे कि हाँ बी हमसे कुछ पैसे ले रहा है मगर इस जमीन पे कुछ बनवाएगा नहीं। यहां पे क्या हो गया? दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ये वाला पॉइंट भी? ठीक है, दूसरा पॉइंट जो आपका है वो है इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। वो है इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अच्छा, मेरी क्लासेस में ये बहुत ज्यादा होने वाला है, तो अगर किसी को ये चीज बोरिंग लगेगी तो बता देना। मेरी क्लासेस में ये बहुत ज्यादा होने वाला है कि हम केस लॉज एग्जाम्पल्स बहुत प्रैक्टिकल लेने वाले हैं। हो सकता है वो उतने प्रैक्टिकल हो कि एग्जाम में आप लिख भी ना पाओ, मतलब उतनी प्रैक्टिकल बातें भी नहीं लिखी जाएंगी। जब लगे कि सर ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है, अप्रोप्रिएट नहीं है, बता दीजिएगा, ठीक है। बट हम, मेरा कोशिश ये है कि लॉ को आप एकदम प्रैक्टिकल फॉर्म में समझो पहले। जब लॉ को प्रैक्टिकली उसको यूज करना सीख जाओगे, फिर तो लिखी हुई चीजें आसान है, वो सब रख लेते हैं, ठीक है, वो सब हो जाएगा। एनीवेज, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ का एक बहुत सिंपल सा मतलब होता है लीगल ऑब्लिगेशंस। लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? कुछ राइट्स जो कि लीगल नेचर के हों, कुछ ड्यूटीज जो कि अगेन लीगल नेचर की हों। ये दोनों अप्लीकेबल हो जाता है, इन दोनों को इंप्लीमेंट किया जाता है। कैसे किया जाएगा? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के थ्रू। इन्फोर्समेंट एजेंसी के थ्रू। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कौन कौन सी होती हैं? आप लोग को अभी दो सिर्फ जाननी है। एक होती है कोर्ट और दूसरी होती है पुलिस, या कोई भी पुलिसिंग यूनिट, सीबीआई या कुछ भी, ठीक है। तो ये जो भी लीगल ऑब्लिगेशंस, लीगल राइट और लीगल ड्यूटी क्रिएट करते हैं, जिनको इन्फोर्समेंट, जिनकी इन्फोर्समेंट, जिसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है? थ्रू अ कोर्ट और पुलिस हो सकती है, उसे हम लोग कहते हैं इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। जब, जैसे कि समझो सिंपल सी बात, आपने कोई एग्रीमेंट किया, ठीक है, जिसको पुलिस के पास जाके इन्फोर्सिबल नहीं करा सकते हो। अब जैसे कि हसन के क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, कि भाई हसन से, हसन की जमीन कोई कब्जा कर रखा था, हसन ने कहा ठीक है हम आपको पैसे देंगे, आप हमें जमीन खाली करके दीजिए। जो दूसरा आदमी कब्जा कर रखा था वो मान गया हसन की बात, वो गया हसन को उसकी जमीन वापस किया और कहा पैसे दो। हसन कहा भैया जमीन तो हमको मिल गई वापस, हम तो पैसे वापस नहीं कर रहे। क्या वो आदमी जिसने हसन की जमीन पे कब्जा कर रखा था, क्या वो कोर्ट या पुलिस जाके कह सकता है मेरे पैसे दिलवाइए? आप लोग बताइए, जमीन हसन की थी, कब्जा कर रखा था उसने, फिरौती मांग रहा था, क्या उसके लिए वो कोर्ट या पुलिस में जा सकता है? नहीं ना। तो वहां पे क्या कहेंगे? क्या वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा? क्या वहां पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे इन्फोर्सबिलिटी बाय लॉ नहीं आएगा। क्लियर है हसन? हाँ, इलीगल एग्रीमेंट था या अनलॉफुल एलिमेंट था, वो सब चीजें अभी आगे चल के हम बताएंगे। इलीगल था, अनलॉफुल था, इसीलिए, इसीलिए तो वहां पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुई। वो तो हम बाद में सही बताते हैं। सर अगर पैसे दे दिए तो देखो ऐसा है हसन, लॉ जो है बड़ा सिंपल सा काम करता है। लॉ इज लाइक अ बेस्ट फ्रेंड। कहता है कि बेटा अगर तुम अपना कटवा रहे हो तो कटवाओ, हम बचाने नहीं आएंगे, हम तभी बचाने आएंगे जब आप मेरे पास आओगे। जैसे एक बेस्ट फ्रेंड होता है ना, जब कोई उसका दूसरा दोस्त होता है वो किसी दूसरे ही चक्कर में पड़ जाता है, बेस्ट फ्रेंड क्या कहता है? भाई तुम्हारी जिंदगी तुम निपटो, हम बिल्कुल समझाने नहीं आएंगे। एक बार जरूर गाना गाएंगे तेरा यार हूं मैं, मगर उससे ज्यादा हम कुछ नहीं बताएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये आप पे है कि आप बचना चाहते हो कि नहीं बचना चाहते हो। अगर आप खुद गलत काम में इंडल्ज हो गए हो, आपने खुद कोई मिस्टेक कर दी है, लॉ आपको बचाने नहीं आएगा। लॉ नेवर वेकअप्स अ स्लीपिंग पर्सन। पर्सन को खुद जगना पड़ेगा, लॉ के पास जाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा मेरे को बचाओ, तो लॉ बचाएगा। क्लियर है?
इसीलिए कहते हैं लॉ इज द बेस्ट फ्रेंड। वो गाना ही गाएगा तेरा यार हूं मैं, बचाएगा नहीं। क्लियर है कि नहीं? सभी को क्लियर है? कोई डाउट? प्लीज ऐसे एग्जाम में मत लिखिएगा, वरना आपका एग्जामिनर हो सकता है आपसे ज्यादा यारी दिखा दे, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल सिर्फ क्लासरूम में रहेंगे, इसके बाहर लॉ एग्जाम में नहीं जाएंगी एग्जाम्पल्स। ठीक है? अगर यहां तक चीजें क्लियर हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है? जैसे कि पहला एग्जाम्पल है ये, ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट का मतलब क्या है? ए ने प्रपोजल किया होगा, बी ने क्या किया होगा? प्रॉमिस किया होगा। ठीक है? बी ने एक्सेप्टेंस दी होगी, फिर प्रॉमिस फॉर एन प्रॉमिस बिकम्स एन एग्रीमेंट। यहां तक तो हम लोग समझ गए हैं। क्या एग्रीमेंट था? टू सेल अ कार फॉर 2 lakhs, 2 लाख रुपए के लिए कार बेचने का ये एग्रीमेंट हुआ। अभी मान लो ए ने डिलीवरी दे दी कार की, ए ने डिलीवरी दे दी कार की, क्या बी को पेमेंट करना पड़ेगा? क्या बी को पेमेंट करना पड़ेगा? यस, क्योंकि ये लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है। बी अगर पेमेंट नहीं करेगा तो ए क्या करेगा? ए सबसे पहले जाएगा पुलिस के पास। अगर पुलिस भी केस नहीं संभाल पा रही है तो ए जाएगा कोर्ट में और ये एग्रीमेंट दिखाएगा, सर देखो मेरे और उसके बीच में ये लीगल एग्रीमेंट हुआ था विच वाज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और वो अब अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहा। तो अगर बी ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया तब तो कोई बात नहीं है। अगर बी ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तब ए कोर्ट के पास जाएगा और कहेगा भाई मेरा प्रॉमिस पूरा कराओ। फिर कोर्ट ऑर्डर करेगा पुलिस को और पुलिस जाएगी बी के पास और उस काम को पूरा कराएगी। क्लियर है? अगर बी फिर भी पूरा नहीं करेगा तो कोर्ट इज, क्योंकि लीगल ड्यूटी थी और लीगल ड्यूटी जब पूरी नहीं होगी तो कोर्ट इज एलिजिबल फॉर गिविंग एनी काइंड ऑफ अ पनिशमेंट। फिर उस पनिशमेंट को पूरा करवाने के लिए पुलिस जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है? यहां पे एक और बात आप लोग बड़े ध्यान से समझ लेना, पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है इट्स अ वेरी पर्सनल लॉ। दो लोगों के बीच की बातें हैं, जब तक इनमें डिस्प्यूट नहीं होगा तब तक लॉ एग्जिस्टेंस में आएगा ही नहीं। ये लॉ बना हुआ है टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। मान लो जैसे कि अभी हसन ने कहा कि सर एक आदमी ने पैसा दे ही दिया तो क्या करेंगे? दो लोगों के बीच की एग्रीमेंट है, जाओ पैसा दो, जो काम करना है करो। जब आपके बीच में डिस्प्यूट होगा तब लॉ आएगा बचाने। और जब आपके बीच में डिस्प्यूट हुआ, जब लॉ आया और आपने अगर लॉ के हिसाब से काम नहीं किया है तब आपको वहां पे पनिशमेंट भी मिल सकती है। बट अगर आप लोग के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है तो फिर वहां पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगी। सर अगर एग्रीमेंट नॉट रिटन हो तो देखो ऋषु, हम समझ सकते हैं कि हमारी जो अगली जनरेशन आने वाली है बड़ी अच्छी नहीं आने वाली है। बड़ी अच्छी मतलब हमारे अभी जनरेशन अच्छी है, ऑब्वियस सी बात है, हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बट हम भी कुछ उन्हीं जैसे होने वाले हैं। जब बच्चा हमारा, जब भी जो नेक्स्ट हमारी जनरेशन आएगी, हमारे बाद वाली जो बच्चा आएगा, हम लोग पहले से डिसाइड कर लेंगे कि वो डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। पेशेंस नहीं है हमारे अंदर कि एग्रीमेंट रिटर्न होगा कि नहीं होगा, सर बताएंगे कि नहीं बताएंगे, पहले पूछ लो। अरे अभी यहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, वहां चलेंगे, वहां पे चलेंगे तो वहां की डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है ऋषु? ना सॉरी क्या यार पागल, मेरे क्लास में सॉरी नहीं बोलना, मेरे क्लास में सॉरी नहीं बोलना, हम बुलवा लेंगे वो बात अलग है, आपको नहीं बोलना है खुद से। ठीक है? तो प्लीज ऐसे मत बनिएगा कि आप लोग पहले से ही सब कुछ जानना चाहो, सब समय के संग आएगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को कुछ चीजें जानना जरूरी है। वो है सबसे पहले एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस, फटाफट आप लोग लिखना शुरू करो इसको। एक कॉलम आप बनाओगे बेसिस का, किस बेसिस पे ये डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है, बाकी तो अपने आप बन जाएंगे। पहला आपका बेसिस में होगा मीनिंग, पहला होगा बेसिस में मीनिंग।
मीनिंग में आएगा सबसे पहले यहाँ पे एग्रीमेंट में होगा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस इक्वल टू एग्रीमेंट। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। ठीक है, प्लीज मेरी राइटिंग देखो, कोई जज नहीं करेगा। मेरा बचपन का कोई सपना नहीं था डॉक्टर बनने का, मगर हाँ आगे चल के लॉयर बनते बनते राइटिंग ऐसी हो ही गई। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है इतने पोर्शन तो कट करो, मेडिकल दुकान पे जाओ, वो पक्का है कोई ना कोई दवाई आपको थमा देगा। उनसे कहना कि डॉक्टर ने लिखा है इस राइटिंग पे, वो पक्का है कोई ना कोई आपको दवाई थमा देगा। पता नहीं उन लोगों को कैसे समझ में आ जाता है। क्या है, दूसरा है आपका स्कोप। बीच बीच में ऐसे हम जोक्स करते रहेंगे जिसपे आप लोगों को हंसी नहीं आएगी, उसको इग्नोर करना। स्कोप ये है वाइडर और ये है नैरो। क्यों सर, क्यों ये वाइडर है? क्योंकि इसमें लीगल मतलब जो लीगल एग्रीमेंट्स होंगे, जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे, वो भी आएंगे। इसमें सोशल और दूसरा आएगा सोशल एग्रीमेंट्स भी आते हैं। जैसे कि आपके बीच में कोई छोटा बहुत किसी के साथ एग्रीमेंट हो जाता है विच इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, जैसे किसी को गिफ्ट करना है या कुछ भी, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा लीगल ही आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा लीगल आएंगे। ठीक है, और फिर आएगा नेचर। नेचर में एक लाइन जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है वो है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल एग्रीमेंट्स। ये CSEET में भी पूछा जा सकता है और CA फाउंडेशन में भी पूछा जा सकता है, इनफैक्ट पूछा गया है। ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट but all contracts are agreement। ठीक है, लिख लिया इतना आप लोगों ने? बस तीन ही काफी है, चौथा की जरूरत नहीं। चौथा यहाँ आपके बुक में जबरदस्ती बना के जरूर लिखा होगा, जरूरत नहीं है उसकी। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत? देखो अभी आप लोगों ने, आप बस इस तरह समझो, अभी आप लोगों ने एक बेबी स्टेप रखा है स्टार्टिंग का। अभी आप लोगों ने कुछ भी इन डेप्थ नहीं पढ़ा है, बहुत एकदम स्टार्टिंग का एक बेबी स्टेप रखा है। यहां तक अगर चीजें आपको समझ में आ रही हो तो फटाफट एक बार चैट बॉक्स में यस सर चला दो ताकि हम आगे बढ़े। उन्नति, सोनाली, सुरजीत, तनुजा, ट्विंकल वर्मा, वंशिका, कहाँ कह सकते हैं नाम, ठीक है। जिनका नाम हम नहीं लिए, निखिल, मोहित, मोहम्मद हारिश, मिताली, कार्तिक, कृति, काजल, ईशा, टिंकर, दिवांश, हसन, अक्षता, बहुत लोग हो, सबका नाम नहीं ले पाएंगे एक संग हम। ठीक है, प्लीज फटाफट बताओ सर। फर्स्ट डिफरेंस रीड कर दीजिए। फर्स्ट डिफरेंस क्या है बेटा? फर्स्ट डिफरेंस इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। जबकि आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, श्योर है? ठीक है, ऐश्वर्य और प्रियांशु, पता नहीं कितना अप्रोप्रिएट है बट ये मिस्टेक हम बहुत बार करते हैं क्लास में। बेसिकली इस दो नाम के, एक है ऐश्वर्य और दूसरा प्रियांशु, लड़के भी क्लास ज्वाइन करते हैं, लड़कियां भी क्लास ज्वाइन करती हैं। आप लोग के हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कोई अंतर हो,
वो हमें नहीं समझ में आता हो, तो अगर कभी हम गलती से किसी लड़के को लड़की के फॉर्म में एड्रेस कर दें या लड़की को लड़के के फॉर्म में एड्रेस कर दें, आप बस इतना समझिएगा, देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल गैप। तो आप मेरे स्टूडेंट हो, हम आपके टीचर हैं, वही एक रिलेशन हमारे बीच में रहेगा। सर प्रियांशु कुमारी थी, ठीक है, थैंक यू प्रिया। सर बेसिक बताइए, बेसिक क्या बताएं सर? हसन, अभी बेसिक ही चीज तो चल रही है, कोई दिक्कत यहां तक? एक सेकेंड, ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। अगला टॉपिक हमारा है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो होनी ही चाहिए, ठीक है? सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो है ऑफर। एक ऑफर से ही पूरा पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनेट करता है। अगर ऑफर ही नहीं होगा तो क्या वहां पे किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट आएगा? आंसर इज नो। तो सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या है यहाँ पे? सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट है वो है ऑफर, ठीक है? ऑफर जब एक्सेप्ट होगा तो प्रॉमिस बनेगा, प्रॉमिस इनटू टू विल बिकम एग्रीमेंट। इतनी चीजें तो सबसे बेसिक एलिमेंट है। इसके बाद कुछ और बेसिक एलिमेंट आता है। पहला बेसिक एलिमेंट जो आता है वो है कंपिटेंट पार्टी। क्या होता है बताएंगे, कंपिटेंट पार्टी। तीसरा जो चीज इसमें आता है वो है फ्री कंसेंट। फिर अगली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है? क्लियर है? इसके अलावा तीसरी चीज, लास्ट चीज जो है वो है एनीथिंग विच इज एनीथिंग which is not expressly declared to be void, declare to be void। अब ध्यान से समझना, एग्रीमेंट हम लोग पढ़ लिए क्या होता है, बट अभी ये चीजें पढ़नी बाकी हैं। ऑफर से लेके प्रॉमिस तक हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी बाकी हैं, जैसे कि इनका कम्युनिकेशन, जैसे कि इनका एसेंशियल, जैसे कि जो भी बेसिक एलिमेंट है इनके, वो सारी चीजें, ठीक है? कंपिटेंट पार्टी जो है ये लिया हुआ है सेक्शन 11 में, ठीक है? फटाफट इस तरह आप लोग नोट करते जाइएगा, सेक्शन 4, ठीक है? 11 एंड 12 दोनों में है। 11 में बेसिक प्रोविजन है, 12 में एक स्पेसिफिक प्रोविजन है। फिर आपका सेक्शन 13 से शुरू होता है और 14 में फ्री कंसेंट की बात बताई गई है। 13 में बेसिकली कंसेंट की डेफिनेशन है, 14 में फ्री कंसेंट की डेफिनेशन है, और 14 से ही रिलेटेड सेक्शन 15 से लेके 19 तक के प्रोविजन है, ठीक है? कोई दिक्कत? लास्ट पॉइंट है एनीथिंग विच इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। हालांकि हम उसको फिर से रीड करने ही वाले हैं इवेंचुअली, तो आप उसके लिए एकदम एक और हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से छोटी सी, कि जब तक किसी बात को हम बढ़ के आगे ना बढ़ जाएं, ठीक है? जैसे कि आप मान लो पॉइंट्स हम आगे चले जाते हैं, तब आप पूछोगे सर प्लीज दोबारा रीड कीजिए, वरना हर बात को हम कम से कम 2 बार रीड करेंगे। मेरे को पता है हम क्या लिख रहे हैं और कितना आप लोग को उसमें से समझ में आएगा, तो इसीलिए हर बात को हम 2 बार जरूर रीड करेंगे। एक और बात, आप लोग अपना डिस्प्ले जूम कर सकते हो, मतलब ठीक है, ये मेरा एक ट्रेडमार्क जोक है, यू कैन जूम ऑन जूम, ठीक है? नॉर्मली इफ यू विल जस्ट पिंच ऑन योर डिस्प्ले और एक्सपेंड करोगे तो आपको वो डिस्प्ले जूम होते वो मतलब एक्सपेंड होके दिखेगी। तो कोई पॉइंट ऐसा है जो बहुत छोटा लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, यू कैन सिंपली जूम योर डिस्प्ले, ठीक है? ये पता था आप लोगों को? नॉर्मली अंकित सर की क्लास में ये काम नहीं हो पाता है, और अगर हम भी इंस्टीट्यूट से जब इंस्टीट्यूट ओपन हो गया, हम भी इंस्टीट्यूट से क्लास लेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। मगर अभी आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपने डिस्प्ले को जूम कर सकते हो। शेयर्ड डिस्प्ले कैन ऑलवेज बी जूम, ठीक है?
वैसे तो आप लोग 1 साल हो गया आप लोग को ऑनलाइन पढ़ते हुए, तो बहुत सारी बेसिक बातें हमसे ज्यादा आप लोग को पता होंगी, बट फिर भी हम बता दिए। मेरा ये ट्रेडमार्क जोक है पहली क्लास से ही, जूम ऑन जूम। खैर, फिर आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। इसके लिए सेक्शन 22, 23 देखते हैं। सेक्शन इनफैक्ट 23 देखते हैं, 22 नहीं देखते, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 24 और सेक्शन 25 से लेके 30 तक यहां पढ़ेंगे। बीच में आपको एक गैप दिख रहा होगा, सेक्शन 20 से लेके 22 तक का। ये कुछ हिस्सा यहां आएगा और कुछ हिस्सा यहां चला जाएगा। एक सेकंड, थोड़ा सा गलत हो गया। कुछ हिस्सा यहां आएगा और कुछ हिस्सा नीचे चला जाएगा, मतलब कुछ कंसेंट में आएगा और कुछ एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड में चला जाएगा, ठीक है। एनीथिंग विच इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, यह लिखा हुआ है आखिरी में। आप इसको जूम करके देखोगे, इतना गंदा भी हम नहीं लिखे हैं कि समझ में ना आए। एनीथिंग, ANYTHING which is not expressly declared to be void, ठीक है राज। इनकी सबकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, तो डिटेल की परेशान मत कीजिएगा कि सर डिटेल नहीं पढ़े, हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टर्स में सब आएगा। इसके बाद जो दूसरा एक पोर्शन है, जो आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लॉ में नहीं दिए गए हैं, बट आप उसको इंटरप्रिटेशन के थ्रू जान सकते हो कि वो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं। अच्छा, ये जितनी भी एसेंशियल बातें हैं ये कहां लिखी हुई हैं? सेक्शन 10 में लिखी हुई हैं। सो 10 के बाद हमने 11 देखा, 12 देखा, 13 देखा, 14 देखा। इनफैक्ट 10 से लेके 30 तक का हर एक प्रोविजन इस एक पर्टिकुलर कॉलम में, इस एक पॉइंट्स में कवर हो गया, ठीक है। डिटेलिंग हम लोग सबकी पढ़ेंगे, वही डिटेलिंग आपका सिलेबस है, तो ऑब्वियस सी बात है सबकी पढ़ेंगे हम लोग डिटेल। और कुछ पॉइंट्स जो और अदर एसेंशियल पॉइंट है वो हैं, पहला, देयर मस्ट बी 2 पार्टीज, मतलब अपने से आप खुद से ही शीशे में देखते हुए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन ओवर योरसेल्फ बाय योरसेल्फ, ठीक है। दूसरा है इंटेंशन, टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसके बाद फिर है आपका सर्टेनिटी, और आखिरी है पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपका वहां पे एग्रीमेंट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए रहना जरूरी है। खैर, ये आखिरी वाले जो पॉइंट्स हैं उनको तो हम लोग एकदम आखिरी वाली क्लास के लिए रखेंगे, एकदम आखिरी वाली क्लास के लिए, जब हम लोग की एकदम लास्ट क्लास आएगी कॉन्ट्रैक्ट में। मगर जो ऊपर के पॉइंट्स हैं वो हम लोग को पढ़ना बाकी है। सब चीजें समझ में आ रही हैं कि इतनी चीजें होनी जरूरी हैं फॉर द पर्पस ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब इसमें से जो ये पहला पोर्शन है, सेक्शन 3 से लेके 9 तक में दिया हुआ है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, ये सारी बातें कहां से कहां तक में दी गई हैं? सेक्शन 3 से लेके 9 तक में दी गई हैं। इनको हम लोग कल की क्लास में करेंगे। सर सेकंड वाला क्या लिखे हैं? इंटेंशन क्रिएट के आगे, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। हम पहले बताए हैं कि इस इतने से वर्ड को जाके आप मेडिकल स्टोर पर दिखाना, आपको दवाई दे देगा कोई। मेरी राइटिंग कुछ जगह ऐसी होगी, ठीक है। लीगल रिलेशनशिप, खैर आप लोग के लिए तो हम बहुत साफ लिख रहे हैं। जो पुरानी बैचेस होती हैं जिनको हम फेस टू फेस पढ़ाते हैं, और हमें पता होता है कि सबके पास बुक्स है, सबके पास नोट्स हैं ऑलरेडी, तो हम वहां पे बहुत ही ज्यादा हम ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। मेरी आदत ऐसी है, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरे को खुद आइडिया नहीं कि आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है किताबें ना मिली हों बिकॉज ऑफ कोविड थिंग, ठीक है। तो इस पॉसिबिलिटी को देखते हुए ही हम यहाँ पे पूरी चीजें लिख के समझा रहे हैं अलग से, ठीक है। अगर सबको हमें पता होता सबको किताबें मिल गई हैं तो इतना हम नहीं लिखते हैं। जो लोग आप में, आपके बैच में से कुछ ऐसे लोग हैं जो हमसे पढ़े हुए हैं और जानते हैं कि हम कितने ज्यादा आलसी हैं। एनीवेज,
जो आपका ये पॉइंट है सेक्शन 3 से 9 तक का, इसको हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे, मगर इन 2 पॉइंट्स को आज की क्लास में ही करेंगे, ठीक है। स्पेशली इस वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को तो आज की क्लास में करके जाएंगे हम लोग, ठीक है। क्या है इस पॉइंट में? कंपिटेंट पार्टीज फॉर द पर्पस ऑफ एंटरिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टीज कंपिटेंट कहलाती हैं वो होती कौन कौन सी हैं, ठीक है। कंपिटेंट पार्टीज, ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा इस प्रोविजन को। क्या है यहाँ पे? 2 बातें। पहली बात लिखी गई है मेजॉरिटी ऑफ एज, मेजॉरिटी ऑफ एज। कब आप लोग मेजर कहलाते हो अपने एज में? ये मेजॉरिटी ऑफ एज कब कहलाती है आप लोगों की? 18। जब आप लोग 18 प्लस हो गए, देन ओनली विल से दैट यू आर अ मेजर। उसके पहले तो माइनर रहते हो, ठीक है। ये कहां लिखा हुआ है कि 18 प्लस होने पे ही आप मेजर कहलाओगे? ये आपको कोई नहीं बताता है आज तक। सब लोग पूरी दुनिया भर की कहानी सुनाते हैं, पर ये कोई नहीं बताता है ये कहां लिखा हुआ है कि 18 प्लस होने पे ही मेजर होगे। प्रिया कौन से लॉ में? वाह, क्या आंसर है सर, ये लॉ में लिखा हुआ है? कौन से लॉ में लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है? सब बोलते हैं, सब बोलते हैं तो सब लॉ हो ही गया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब होता है बेटा हसन की अगर आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हो तो 18 प्लस वाले वोट कर सकते हैं। 18 प्लस इज इक्वल टू मेजोरिटी ऑफ एज कहाँ लिखा हुआ है? ना पार्टनरशिप एक्ट, ना कहीं और नहीं लिखा हुआ, कहाँ लिखा है? खैर, आप लोगों को नहीं पता होगा, आज जान लीजिए। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है पूरा पूरा, ठीक है। इसमें लिखा गया है एनीवन हु इज ऑफ एज, हु इज ऑफ 18 प्लस एज इज नोन एज मेजर। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लॉ में जो वर्ड यूज हुआ है वो मेजॉरिटी यूज हुआ है, 18 प्लस यूज नहीं हुआ है। प्लीज समझिएगा, when you are framing your answer you have to give very basic element of law in your law, मतलब in contract act। वहां पे बस लिखा हुआ है मेजॉरिटी ऑफ एज, बट उसको एक्सप्लेन नहीं किया है। तो आप एग्जाम में लिख दोगे 18 प्लस, कहां लिखी है 18 प्लस वाली बात? इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में। देयर इज अ एक्ट फॉर दिस पर्पस, बस 2 पन्ने का एक्ट है, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। और वहां बताया गया है कि एनीवन हु इज 18 ईयर और प्लस इज अ मेजर पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ एनी लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। दूसरा चीज क्या है? दूसरा कौन होता है कंपिटेंट पार्टी? वो होता है साउंड माइंड पर्सन, साउंड माइंड। क्या होता है साउंड माइंड? साउंड माइंड की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, एक बहुत सिंपल भाषा में आप समझिएगा। पर्सन हु कैन मेक रीजनेबल असेसमेंट, रीजनेबल असेसमेंट, ठीक है। एनीवन हु कैन मेक अ रीजनेबल असेसमेंट इज सेड टू बी अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझिएगा। दिस इज मिस्टर दिस इज मिस्टर ए, he is super rich, super rich, ठीक है। बहुत पैसा है इनके पास, इतना पैसा कि क्या बताएं कितना पैसा। सुपर रिच, आप समझ रहे हो सुपर रिच का मतलब? अपार पैसा, मतलब गिनने बैठो तो हम लोग की 2-3 जिंदगी बीत जाए। इसका मतलब है कुछ तो इनके पास दिमाग होगा ही। सुपर रिच का मतलब, चलो नाम लिख देते हैं, एलन मस्क, ठीक है। अब तो सही है। अब ये गए एक दिन एक रेस्टोरेंट में, फॉर डिनर विथ हिज फ्रेंड। ये कौन है? ये है हमारे हसन साहब, ठीक है। अब हसन साहब सोचो कि ऐसा मौका बार बार तो मिलेगा नहीं कि एलन मस्क चलेंगे हमारे संग डिनर पे। इन्होंने कहा ये अच्छा मौका है और इनकी प्रॉपर्टी पूरी हम लोग अपने नाम लिखवा लेंगे। बट एलन मस्क होश में तो कभी लिखेगा नहीं ये काम, होश में तो कोई आदमी ये काम नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है?
इन्होंने इनके फूड में एक क्या कहते हैं उसको, इंटॉक्सिकेटिंग प्रोडक्ट डाल दिया, ठीक है, किसी भी तरह का टॉक्सिक प्रोडक्ट डाल दिया, जस्ट टू मेक श्योर कि ये थोड़े से झूम बराबर झूम हो जाए। जैसे ही ये इस पोजीशन में गए, जिसको हम लोग कहते हैं अनकॉन्शियस या अनकॉन्शियस, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इनको पता तो है नहीं क्या कर रहे हैं ये। अब हसन साहब ने इनको एक पेपर दिया और पेपर देके कहा सर ऑटोग्राफ प्लीज। अब एलन मस्क तो सोचे क्या ठीक है, फैन है अपना, ऑटोग्राफी तो मांग रहा है। उस पेपर पे इन्होंने सिग्नेचर कर दी और हसन को दे दिया ऑटोग्राफ। अब अगले दिन जब इनको होश आया, ये गए अपने स्पेस एक्स में मार्स पे कॉलोनी बसाने, और वहां जाके देखते क्या है, गेटकीपर, जो वहां का गेटकीपर है, ये इनको बाहर ही रोक दिया, आप अंदर नहीं आ सकते सर। एलन मस्क कहे भाई हम मालिक, मेरा स्पेस एक्स, हम नहीं आ सकते, ये कैसे। तब तक हसन साहब वो साउथ इंडियन पिक्चर के विलन की तरह कार से उतरे सूट वूट पहन के, और वो स्लो मोशन जैसे साउथ इंडियन मूवीज में आते हैं वैसे आने लगे। आते हुए उन्होंने कहा सर साइड हटो, मेरी कंपनी है, हम जा रहे हैं अंदर। अब एलन मस्क को याद आया कि उनके संग हुआ क्या था। ये पहुंचे कोर्ट, ये पहुंचे कोर्ट, और कोर्ट में कहा कि सर हम होश में ना थे जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब बताओ कोर्ट क्या क्या डिसाइड करेगा। ये बात अगर एलन मस्क प्रूव कर लेते हैं ऑन अ मेडिकल ग्राउंड कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो होश में नहीं थे, मगर क्या वो अनसाउंड माइंड के हैं, क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है। क्योंकि है तो वो साउंड माइंड का बंदा, बट जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो होश में नहीं था, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा इन द आइज ऑफ लॉ। हसन के अलावा बाकी सब लोग आंसर करेंगे, हसन का आंसर हमें पता है क्या होने वाला है, बाकी सभी लोग आंसर कीजिए। चलो मेरे को 2-3 आंसर वैलिड में मिल गए, मेरा काम इतना ही था। अगर कोर्ट को ऑप्शन दिया जाए इसे वैलिड कहना है या इनवैलिड करना है, इसके लिए ग्राउंड्स देखेंगे। और यहीं पे आता है रोल सेक्शन 12 का, जहां कहा गया है कि अगर कोई भी इंसान जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस समय होश में नहीं है, उस समय साउंड माइंड का नहीं है। और साउंड माइंड का मतलब क्या हो गया, इन अ कंडीशनल जहां पे वो रीजनेबल असेसमेंट नहीं कर पा रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट देखने के बाद वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो सही है या गलत है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि भाई उसको कहा जाएगा ही इज नॉट इन साउंड माइंड, एंड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ ही इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड, वैलिड नहीं होगा। समझ में आ रहा है, वहां पे ये वैलिडिटी नहीं होगी एज पर सेक्शन 12। हसन तुम्हारा आंसर इसलिए हम नहीं लेंगे क्योंकि हम अज्यूम करके चल रहे हैं तुम स्पेस एक्स के मालिक हो गए हो, तुम्हारे दिमाग में भी कुछ और नहीं आएगी बात। वो सर अब हम मालिक हो गए, कौन सा लॉ, कहाँ का लॉ, अब हम मालिक हैं। खैर जो का पार्ट, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोग को। इसका मतलब ये है कि एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अ person should be of a sound mind. Any person who is of an unsound mind at the time of entering into a contract, such contract is not valid at all. कहां लिखा है सर, सेक्शन 11, रीड विथ सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट यहां पे आप लोगों को, पक्का। चलो तो हम लोग अपनी आज की क्लास को इसी पॉइंट पे एंड करेंगे। कल स्टार्ट करेंगे हम लोग पहले माइनर एग्रीमेंट से, और एक बार जब हम लोग माइनर एग्रीमेंट कर लेंगे फिर हम लोग चलेंगे ऑफर, एक्सेप्टेंस, इन सब चीजों पे, फ्री कंसेंट पे जाने से पहले, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग इन 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे। एज पर माय एक्सपेक्टेशन somewhere around 7 to it will take somewhere around 7 to 8 class to complete the entire Indian Contract Act for CSWT, 6 to 7 classes for क्या कहते हैं इनके लिए, CA फाउंडेशन के लिए, ठीक है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट प्लीज आस्क मी, और
आप लोग के ऐप पे भी ऑप्शन है, चैट ऑप्शंस है। इसके अलावा आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इनफैक्ट फॉलो नहीं भी करना है, नो इश्यूज, बट फॉलो करके करोगे तो मेरे को पहले मिल जाएगा। अनुराग श्रीवास्तव 94, इस पे भी आप मेरे को पर्सनली मैसेज सेंड कर सकते हो। सर इफ एलन मस्क प्रूव देन ना, हाँ ऑब्वियस सी बात है बेटा, हम यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ प्रूव कर लिया, कोर्ट ने मान लिया, इस बात को हमने लगाया कंडीशन को कि प्रूव हो गया कि एलन मस्क नशे में थे। बट क्वेश्चन इज दैट कि नशे में होना इज गुड इनफ फॉर डिक्लेयरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड? आंसर इज यस। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कब देखेंगे? एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई आदमी गजनी भी है तो गजनी का भी हम लोग कब देखेंगे? क्या एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसकी याददाश्त थी कि नहीं थी? अगर थी, गुड इनफ टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट, गुड इनफ टू बी अ कॉम्पिटेंट पार्टी। अगर नहीं थी देन इट विल बी एन इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वहां पे एक एलिमेंट मिशन था, वो था साउंडनेस ऑफ माइंड का। ठीक है, क्लियर है रिंशु? चलो, आई होप आप लोग को कोई इशू, कोई दिक्कत होगी, आप लोग मेरे से कम्युनिकेट करोगे। यहाँ पे एक और चीज हम ऑन रिकॉर्ड इस चीज को मेंशन करना चाहते हैं कि आई एम अ काइंड ऑफ फैकल्टी जो आप लोगों के किसी भी तरह के फीडबैक को इनवाइट करता है, चाहे वो क्लास के रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो टीचिंग मेथड के रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो मेरे रिकॉर्डिंग हो। आप बेझिझक अपने फीडबैक्स को प्रोवाइड कीजिएगा। अच्छा बुरा जैसा भी होगा, हमें नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे डायरेक्टली, आप अंकित सर को, रवि सर को या अजय सर को प्रोवाइड कीजिएगा। बट अपने फीडबैक्स प्रोवाइड कीजिएगा। जो चीजें कभी समझ में ना आए, कोई चीजें ऐसी लगे कि नहीं सर बहुत स्लो चल रहे हैं, सर बहुत फास्ट चल रहे हैं, सर की बातें समझ में नहीं आ रही हैं, आप मेरे से आके बताइए। नहीं बताना चाह रहे हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, प्लीज आप लोग आई। देखो ऐसा है कि आई एम नॉट अ सीए और सीएस की हम इस चीज से ऑफेंड होंगे। आई एम अ लॉयर एंड आई एम अ ग्रेट बिलीवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और पहला फंडामेंटल राइट्स है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हम अपने क्लास में प्रोवाइड नहीं करेंगे तो मेरी खुद की बिलीफ खराब होगी। ठीक है सर, प्लीज चेंज दी बैकग्राउंड इफ पॉसिबल। बैकग्राउंड मतलब कौन सा, बोर्ड का बैकग्राउंड कि मेरा बैकग्राउंड? दोनों में अंतर है। बोर्ड क्या, ब्लैक कलर का बोर्ड चेंज कर दें, कुछ और कलर का बोर्ड लगाएं, या फिर अपने बैकग्राउंड को अपना घर ही चेंज कर दें? मोहित, व्हाट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड? एनीवेज, बोर्ड बैकग्राउंड ठीक है, कल के क्लास में वी विल रेफर सम अदर बैकग्राउंड। ठीक है, द आइडिया ऑफ ब्लैक बैकग्राउंड, ब्लैक बोर्ड एंड व्हाइट पेन इज दैट कि वो सबको विजिबल होता है। हैंड राइटिंग नहीं सुधर सकती है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हैंड राइटिंग के लिए सुधी, अब आप ये कहोगे सर शक्ल अच्छी नहीं है बदल दीजिए, वो तो बहुत मुश्किल है। तो हैंड राइटिंग इज जस्ट लाइक अ फेस ऑफ माई, वो तो नहीं बदल जाएगी। ठीक है, और कोई बात? किसी को शक्ल नहीं पसंद है तो वो अफसोस की बात है, वो नहीं बदल सकती है। चलो हम देखो, आपके जो भी ग्रीवेंसेस है, जो भी प्रॉब्लम है, उनको हम रिजॉल्व करेंगे, नो इश्यूज। और प्लीज कम्युनिकेट करते रहना, ठीक है? ओके बाय। इफ यू हैव एनी क्वेरी कैन आस्क मी, आई विल बी स्टेइंग हियर फॉर 5 minutes. If you have no queries, you may leave the class.